प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित की जाएगी अगर कोई सर्विस इवेंट के ऑर्गेनाइज करने के संबंध में दी गई है। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट प्रोवाइडेड टू द सर्विस रेसिपिएंट। यानी कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस अगर हम किसी सर्विस रेसिपिएंट को दे रहे हैं तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित की जाएगी। तो देखिए, अगर सर्विस रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमेशा ही उसकी लोकेशन होगी, है ना। ऑलवेज बी द लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट। चाहे इवेंट भारत में ऑर्गेनाइज हुआ हो या भारत के बाहर हुआ हो, मतलब जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका प्लेस इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, हर हाल में हर दशा में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन होगी, यानी उसका रजिस्टर्ड प्लेस होगी। तो इसकी वर्डिंग्स को समझ लेते हैं जो कि सेक्शन में बताई गई है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 7A(1) के अंतर्गत ये लिखा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर हमने सेवाएं प्रदान की हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज बी द लोकेशन दैट इज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इररेस्पेक्टिव वेदर इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो सीधी सीधी बात है, जब भी कभी रजिस्टर्ड पर्सन को हम इवेंट ऑर्गेनाइज की सेवा देंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें ये नहीं देखना है कि इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ है, इवेंट भारत में हेल्ड हुआ है या भारत के बाहर हेल्ड हुआ है। हमेशा ही प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो उस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्टर्ड प्लेस यानी लोकेशन हो जाएगा, यानी लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन जो है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जब भी कभी हम किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस उस रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा जो सर्विस रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, अब जीएसटी में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित की जाए। तो इसके लिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 7A सेकंड क्या बोलती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड वेयर इवेंट इज हेल्ड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इवेंट कहाँ पर हेल्ड हुआ, हमें इसको ध्यान में रखना है। डिसाइसिव फैक्टर क्या है कि इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ। अब देखिए, अगर इवेंट इंडिया में हेल्ड हुआ है, इफ़ द इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। जहाँ पर वास्तव में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो स्थान हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा यदि इंडिया में हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अब अगर इंडिया के बाहर हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है वो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन के केस में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ, इंडिया में हुआ, इंडिया के बाहर हुआ, इवेंट कहीं भी हेल्ड हो जाए। अगर सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो इवेंट चाहे कहीं भी हेल्ड हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ सच सर्विस रेसिपिएंट ही होगी, यानी उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, क्योंकि ये हम सप्लाई किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन केस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है कि इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ, यानी डिसाइसिव फैक्टर ये है कि इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में हेल्ड होता है तो जहाँ पर एक्चुअली में इवेंट हेल्ड हुआ है वही स्थान जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हेल्ड हुआ है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी सर्विस रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वो जाके प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन था। एक बात और विशेष ध्यान रखिए कि आप एक चीज़ देखिए कि रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों में हमें आधार ये बनाना है कि जीएसटी नंबर किसने लिया है, किसने नहीं ले रखा है, उसी हिसाब से हम तय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।